नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ वुमेन विद वेट 70 kg एंड हाइट 155 सेंटीमीटर। एक वुमेन का बॉडी मास इंडेक्स आप लोगों को निकालना है जिसका वेट है 70 kg और हाइट है 155 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि फॉर्मूला पता नहीं है तो कैसे भी बीएमआई नहीं निकल सकता है। फॉर्मूले के लिए बीएमआई इज इक्वल टू होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 155 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.55 आ जाएगा। तो 70 डिवाइडेड बाई 1.55 का होल स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन बी मीन्स 29.1 करेक्ट आंसर आता है। इसलिए जो एक लेडीज है जिसका वेट है 70 kg और हाइट 155 सेंटीमीटर, उसका बीएमआई 29.1 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Aluminium U-shaped splint can be used in case of an wrist injury, forearm injury, finger injury, elbow injury। देखिए, आपको ये बताना है कि एल्यूमिनियम का यू शेप्ड स्प्लिंट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने बनाया है इसको यू शेप्ड। अब यू शेप्ड जो हम लोगों की जो उंगलियां होती हैं वो भी इसी प्रकार के आकार की होती हैं। और एल्यूमिनियम में एक क्वालिटी पाई जाती है कि एल्यूमिनियम आसानी से मुड़ जाता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी, फिंगर इंजरी। फिंगर में इंजरी के लिए यू शेप्ड स्प्लिंट का यूज किया जाता है। तो किस प्रकार से स्प्लिंट्स होते हैं ये देखिए, ये एक फिंगर इंजरी हुई है, ये यहाँ पे स्प्लिंट लगाया गया है, ये यू शेप स्प्लिंट है। तो इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। यू शेप्ड स्प्लिंट मैलिएबल सेमी रिजिड लाइट मेटल स्प्लिंट ऑफर्स रिक्वायर्ड इमोबिलाइजेशन सपोर्ट इन favorable anatomical position. The aluminum finger splint is indicated to transverse fracture of the phalanges। देखिए, जो phalanges के ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स होते हैं, ट्रांसवर्स मीन्स यदि उंगली इस प्रकार की हो तो इस प्रकार में जो भी फ्रैक्चर होते हैं उनमें इसका प्रयोग यू शेप्ड स्प्लिंट का प्रयोग करते हैं। इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होने वाले फ्रैक्चर के लिए यू शेप्ड स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। दे आर कर्व टू कन्फर्म टू द फिंगर इन ए सेमी फ्लैक्स्ड पोजिशन, नैरो इन विथ। दिस स्प्लिंट हैज एन अपवर्ड कर्व एट द टिप टू प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द फिंगर। तो इसका जो नैरो होता है, नैरो इन विथ, दिस स्प्लिंट हैज एन अपवर्ड कर्व। इसका जो कर्व हो, इसका जो अपवर्ड भाग होता है कर्व के समान होता है, जिससे कि यह फिंगर की टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जितने भी यू स्प्लिंट शेप होते हैं ये फिंगर इंजरी के लिए, फिंगर में किसी भी प्रकार का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो उसके लिए यूज किए जाते हैं और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल होती है जो कि आसानी से मैलिएबल होती है, आसानी से मुड़ने योग्य होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिंगर इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 78 वर्षीय मरीज जिसका हाइपरटेंशन के लिए फ्यूरोसेमाइड यानी लेक्सिक्स से शुरुआती ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मरीज की एज को ध्यान में रखते हुए एक नर्स इस मरीज को क्या निर्देश देगी। टेक लेस फ्लूइड एट बेड टाइम। बी ऑप्शन होगा चेंज पोजीशन स्लोली। सी टेक मेडिसिन बिटवीन मील्स। डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वी होगा इसका, चेंज पोजीशन स्लोली। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक ऐसा मरीज है जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मींस उसका बीपी बढ़ा हुआ है। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे फ्यूरोसेमाइड से शुरुआती ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये जो फ्यूरोसेमाइड या लेसिक्स होता है ये डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक मेडिसिन में जितनी भी जो डायूरेटिक मेडिसिन होती हैं उससे जो भी पेशेंट होगा उसको बार बार यूरिन आएगा।
जिससे कि बीपी में राहत मिलेगी। अब मरीज की जो एज है उसको ध्यान में रखते हुए जो नर्स को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ऐसे मरीज को वो होता है कि वो पोजीशन स्लोली बदले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो लेटा हुआ हो अचानक से उठ जाए, तो उठ करके अचानक से चलने लगे, या बैठा हुआ हो और अचानक से खड़ा हो जाए, तो इस स्थिति में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि अचानक से ऐसे व्यक्ति का बीपी डाउन हो जाता है। जब बीपी डाउन हो जाएगा तो व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, व्यक्ति बेहोश हो सकता है अचानक और गिर सकता है, जिससे कि उसको अन्य समस्या भी पैदा हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन ना बने, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए मरीज को यह समझाया जाता है कि वो अपनी पोजीशन है वो स्लोली चेंज करे, अचानक से पोजीशन नहीं बदलनी है। जैसे वो अचानक से यदि बिस्तर से उठना चाहे तो अचानक से उसको पहले तो धीरे धीरे बैठना है, बैठने के बाद उसको थोड़ा से हाथ पैरों में हलचल करनी है, हाथ पैर हिलाने हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होने लगे और अब वो कहीं भी जाने के योग्य हो सकता है। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अचानक से ब्लड प्रेशर डाउन ना हो, इसके लिए ये निर्देश दिया जाता है कि चेंज पोजीशन स्लोली, मरीज अपनी स्थिति धीरे धीरे चेंज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फर्स्ट एड मेजर फॉर ब्लीडिंग? रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स trapped in the wound, direct compression of a bleeding wound, keeping the patient in a position of complete rest, elevating the injured area। देखिए, एक ऐसा पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग होने लगी है, तो फर्स्ट एड के रूप में इसमें से जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, बाकी 3 ऑप्शन करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं ये सही होता है या नहीं होता है। रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन दी वुंड, जो कि घाव में फंसे हुए, ट्रैप मीन्स होता है फंसे हुए पार्टिकल्स हैं, बाहरी जो वस्तुएं हैं जो उसमें आकर के फंस गई हैं, उनको हटाना। तो देखिए, ये जो हटाने का काम होता है, क्योंकि बाहरी वस्तु कुछ भी फंस सकती है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा कि मरीज के पेट में कोई मेटल की रॉड इंसर्ट हो गई है, मेटल की रॉड चली गई है। तो ऐसी रॉड को, आपको मेटल की रॉड को स्वयं हाथ से नहीं निकालना है। तो यही फर्स्ट एड में सिखाया जाता है कि कोई भी जो पार्टिकल है, बाहरी वस्तु है, उसको नहीं निकालना है घाव से, उसको एज इट इज रहने देना है। अब करना क्या क्या है? डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ ए ब्लीडिंग वुंड। देखिए, यदि ब्लीडिंग हो रही हो तो कंप्रेस करना हो, उस जगह पर दबाना है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। कीपिंग द पेशेंट इन अ पोजीशन ऑफ कंप्लीट रेस्ट, जहां तक हो सके पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट की पोजीशन में लिटाना चाहिए। एलिवेटिंग द इंजर्ड एरिया, और इंजर्ड एरिया जिस भी एरिया में इंजरी हुई हो उसको एलिवेट करें, जिससे कि उस साइड ब्लड फ्लो कम हो और कम से कम ब्लीडिंग हो पाए। तो ये सभी फर्स्ट एड के लिए जो भी पॉइंट है, 7 पॉइंट है, ट्रू है। बाकी ये जो ए पॉइंट है ये रॉन्ग है, ये फर्स्ट एड का नहीं है। ये एक मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा बाहरी चीजें जो भी फंसी हुई हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो भी फंसे हुए हैं, उनको सर्जरी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। ऑप्शन 1 मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, ऑप्शन 2 मायोकार्डियल डिप्रेशन ब्रेडिकार्डिया सर्कुलेटरी कोलैप्स, ऑप्शन 3 थ्रोम्बोसिस
from compression of blood vessels or stasis, dehydration and electrolyte imbalance। ये आपको बताना है कि सर्जरी और एनेस्थीसिया के इन चारों ऑप्शंस में से सभी सही है, सिर्फ एक को छोड़ करके। तो देखिए क्या करते हैं इसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है, एनेस्थीसिया से हो सकती है, अचानक से बहुत गंभीर स्तर का हाइपरथर्मिया हो सकता है, गंभीर स्तर का हाइपोथर्मिया हो सकता है। ऑप्शन सेकंड है मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और सर्कुलेटरी कोलैप्स की भी संभावना है। थ्रोम्बोसिस फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और स्टेसिस, ब्लड वेसल्स के कंप्रेशन भी हो सकता है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसकी ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। तो डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यहां पर एक्सेप्ट पूछा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ बैंडेज इज द लीस्ट वर्सेटाइल ऑफ the three conventional bandages and provide compression? It can be used to immobilize, support knee and elbow joints। किस प्रकार की पट्टी 3 कन्वेंशन पट्टियों में से सबसे कम बहुमुखी है और संपीड़न प्रदान करती है? इसका उपयोग घुटने और कोहनी के जोड़ों को स्थिर समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रायंगुलर बैंडेज, ऑप्शन बी रोलर बैंडेज, ऑप्शन सी सर्कुलर बैंडेज, ऑप्शन डी ट्यूबुलर बैंडेज। तो आपको बताना है कि इनमें से किस प्रकार की जो पट्टी है वो सपोर्ट करती है नी को और एल्बो जॉइंट को, इमोबिलाइज भी करती है। तो इस प्रकार की जो पट्टी होती है उसको कहते हैं हम ट्यूबुलर बैंडेज। ट्यूबुलर बैंडेज के बारे में कुछ देखते, देखिए इसका ये फिगर बना हुआ है, ये ट्यूबुलर बैंडेज है। यहाँ पर ये इमोबिलाइज करने के लिए, यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए नी को, ये नी का नीचे का घुटने का नीचे का जॉइंट है, पैर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे ये इसको सपोर्ट करने के लिए, नी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये ट्यूबुलर बैंडेज लगाई गई है।